ये उन दिनों की बात है जब आगरा की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। शहंशाह अकबर के दरबार में सब कुछ सामान्य था, फिर भी कुछ असामान्य लग रहा था। कारण थे कुछ दरबारी जो बीरबल की बढ़ती शोहरत और शहंशाह के साथ उनकी करीबी से जलने लगे थे। उनका नेतृत्व कर रहे थे दरबार के एक वरिष्ठ मंत्री चतुरमल, जो खुद को बीरबल से कम नहीं समझते थे। एक दिन जब बीरबल किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए हुए थे, मंत्री चतुरमल ने मौका देखकर अपने कुछ साथियों के साथ शहंशाह अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। मंत्री चतुरमल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन हम सभी दरबारियों को लगता है कि आप बीरबल को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देते हैं। सल्तनत के हर मुश्किल काम का श्रेय बीरबल को ही मिलता है, जैसे कि हम सब में कोई अक्ल ही न हो। एक दूसरे दरबारी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी हुजूर, चतुरमल जी ने बिल्कुल सही कहा। हम भी सालों से सल्तनत की सेवा कर रहे हैं। हमारी बुद्धिमानी और वफादारी में कोई कमी नहीं है, फिर भी हर बार बीरबल को ही क्यों सराहा जाता है? अकबर ने उनकी बातें सुनी। वो अपने दरबारियों के मन में पल रही ईर्ष्या को अच्छी तरह समझ रहे थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, तो आप सबका मानना है कि आप सब भी बीरबल जितने ही बुद्धिमान और काबिल हैं? सभी दरबारियों ने एक साथ सिर हिलाकर हामी भरी। जी जहांपनाह, बिल्कुल। अकबर ने कहा, ठीक है, तो फिर आपको अपनी बुद्धिमानी साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए। हम आपको एक ऐसा काम सौंपेंगे जिससे ये तय हो जाएगा कि दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है। ये सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि आखिरकार उन्हें बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर मिल ही गया। अगले दिन बीरबल दरबार में वापस लौटे। अकबर ने उन्हें अकेले में बुलाया और दरबारियों की शिकायत और अपनी चुनौती के बारे में सब कुछ बता दिया। बीरबल ये सुनकर मुस्कुराए। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, हुजूर, ये तो बहुत दिलचस्प मामला है। मेरे पास इन अक्लमंद दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए एक बहुत ही मजेदार योजना है। बस आपको मेरा साथ देना होगा। अकबर बीरबल के मन में चल रही शरारत को भांप गए और उनकी आंखों में भी शरारत की चमक आ गई। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल, क्या योजना है? हमें तुम्हारी योजनाओं पर पूरा भरोसा है। बीरबल ने अपनी योजना शहंशाह के कानों में बताई। योजना सुनकर अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और एक गंभीर घोषणा की। अकबर ने एक ऊंची आवाज में कहा, ऐ मेरे वफादार दरबारियों, जैसा कि हमने कल वादा किया था, आज हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेंगे। हमारे प्रिय बीरबल एक लंबी यात्रा से लौटे हैं और अपने साथ एक ऐसी चमत्कारी चीज लाए हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल ने अपने हाथ में पकड़ी एक छोटी सी मखमली पोटली को ऊपर उठाया। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह की इजाजत हो तो मैं बताऊं। हुजूर, मैं हिमालय की उन घाटियों से होकर आया हूं जहां ज्ञानी साधु तपस्या करते हैं। वही एक सिद्ध महात्मा ने प्रसन्न होकर मुझे ये बुद्धि के बीज दिए हैं। बुद्धि के बीज का नाम सुनते ही पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। मंत्री चतुरमल ने उत्सुकता से पूछा, बुद्धि के बीज? बीरबल, ये क्या पहेली है? क्या इन बीजों से बुद्धि का पेड़ उगता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप बिल्कुल सही समझे मंत्री जी। ये कोई साधारण बीज नहीं है। इन्हें अगर सही तरीके से बोया जाए तो इनसे अक्ल की फसल उगती है। जो भी इस फसल का एक दाना खा ले, उसकी बुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। अब तो दरबारियों की आंखों में लालच और उत्सुकता की चमक साफ दिखाई दे रही थी। हर कोई उन जादुई बीजों को पाना चाहता था। अकबर ने स्थिति को और गंभीर बनाते हुए कहा, ये एक सुनहरा मौका है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे दरबार में कौन इतना काबिल है जो इन बीजों को उगा सकता है। शाही बाग के पीछे की जमीन तुम सबको दी जाएगी। हर दरबारी को 100-100 बीज दिए जाएंगे। जिसके खेत में सबसे पहले अक्ल की फसल उगेगी,
उसे इस सल्तनत का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाएगा और उसे भारी इनाम से नवाजा जाएगा। ये सुनकर दरबारी खुशी से झूम उठे। लेकिन तभी बीरबल ने अपनी असली चाल चली। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मगर जहांपनाह, इन बीजों को बोने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, क्या शर्त है बीरबल? साफ साफ बताओ। बीरबल ने सभी दरबारियों पर एक नजर डाली और बड़ी गंभीरता से कहा, ये जादुई बीज तभी अंकुरित होंगे जब इन्हें कोई ऐसा व्यक्ति बोए जिसने अपने जीवन में कभी कोई बेईमानी न की हो, कभी झूठ न बोला हो, और जो मन, वचन और कर्म से पूरी तरह पवित्र और शहंशाह का सच्चा वफादार हो। अगर किसी भी अपवित्र या बेईमान व्यक्ति ने इन बीजों को छुआ भी तो ये उसी पल मिट्टी बन जाएंगे। ये शर्त सुनकर दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे सब जो कुछ देर पहले खुशी से उछल रहे थे, अब एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। हर कोई अपने आप को ईमानदार दिखाना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर वे सब जानते थे कि जीवन में कभी न कभी कोई न कोई छोटी बड़ी गलती या बेईमानी तो सबसे हुई है। लेकिन बीरबल को गलत साबित करने और इनाम जीतने के लालच में किसी ने भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं दिखाई। मंत्री चतुर्मल ने अपनी छाती चौड़ी करके कहा, हमें ये शर्त मंजूर है। हमने आज तक सल्तनत से कोई गद्दारी या बेईमानी नहीं की है। हम इन बीजों को जरूर उगाकर दिखाएंगे। उसकी देखा देखी बाकी दरबारियों ने भी हामी भर दी। अगले दिन सभी दरबारी शाही बाग में इकट्ठा हुए। बीरबल ने हर एक को एक छोटी थैली दी जिसमें भुने हुए चने भरे हुए थे, जिन्हें वो बुद्धि के बीज बता रहे थे। दरबारियों ने जमीन को जोतना और क्यारियां बनाना शुरू किया। जो लोग कभी नरम गद्दों से नीचे नहीं उतरे थे, वे आज मिट्टी और पसीने से लथपथ थे। मंत्री चतुर्मल सबसे ज्यादा मेहनत करने का दिखावा कर रहे थे। चतुर्मल ने एक दरबारी से कहा, देखो, मेरी क्यारी सबसे अच्छी है। मेरे बीज तो जरूर उगेंगे क्योंकि मैं शहंशाह का सबसे वफादार सेवक हूं। दूसरा दरबारी मन ही मन सोच रहा था, ये चतुर्मल तो सबसे बड़ा घूसखोर है। इसके बीज कभी नहीं उग सकते, मेरे उगेंगे। यही सोच हर दरबारी के मन में चल रही थी। हर कोई दूसरे को बेईमान और खुद को सबसे पवित्र समझ रहा था। उन्होंने बड़ी उम्मीद से बीज बोए और उन्हें पानी दिया। 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, 1 महीना गुजर गया, लेकिन किसी की भी क्यारी में एक पत्ता तक नहीं फूटा। अब दरबारियों की चिंता बढ़ने लगी। वे रोज सुबह उठकर अपनी क्यारियों की ओर भागते, लेकिन वहां सूखी मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। एक दरबारी ने दूसरे से कहा, तुम्हारी वजह से मेरे बीज भी नहीं उग रहे हैं। तुम्हारी बेईमानी का असर हवा में फैलकर मेरी पवित्र क्यारी तक पहुंच रहा है। दूसरा बोला, चुप रहो, तुम खुद चोर हो। पिछले महीने तुमने एक व्यापारी से रिश्वत ली थी, मैंने खुद देखा था। उनकी आपसी कलह और लड़ाइयां बढ़ने लगी। शाही बाग अब बाग कम, लड़ाई का मैदान ज्यादा लग रहा था। कुछ दरबारियों ने तो हताश होकर रात के अंधेरे में अपनी क्यारियों में बाजार से लाए हुए पौधे लगाने की भी कोशिश की, लेकिन सुबह तक वे मुरझा जाते। उनकी हालत दिन ब दिन दयनीय होती जा रही थी। वे थक चुके थे, निराश थे, और अब उन्हें अपनी इज्जत की चिंता सता रही थी। आखिरकार 2 महीने बाद शहंशाह अकबर ने घोषणा की कि वो कल सुबह बीरबल के साथ खेतों का निरीक्षण करने आएंगे। ये सुनकर दरबारियों के हाथ पांव फूल गए। अब क्या जवाब देंगे? अकबर ने अपनी हंसी को दबाते हुए और गंभीर चेहरा बनाकर पूछा, तो मेरे बुद्धिमान दरबारियों, कहाँ है तुम्हारी अक्ल की फसल? हमें तो यहां दूर दूर तक एक भी पौधा नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ? बीरबल के जादुई बीज काम नहीं किए? दरबार में खामोशी छा गई। कोई क्या जवाब देता? अकबर ने मंत्री चतुर्मल से पूछा, मंत्री जी, आप तो खुद को सबसे पवित्र बता रहे थे, आपकी फसल कहाँ है? चतुर्मल ने हकलाते हुए कहा, जहांपनाह,
लगता है कि जमीन में कुछ खोट है, या शायद पानी ठीक नहीं था। एक और दरबारी ने कहा, हुजूर, मुझे तो लगता है कि बीरबल ने हमें नकली बीज दिए हैं। बीरबल ये सुनकर मुस्कुराए और आगे आए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बीज बिल्कुल असली थे, शर्त भी बिल्कुल सही थी, लेकिन इन दरबारियों से एक छोटी सी गलती हो गई। अकबर ने पूछा, क्या गलती? अब बीरबल ने वो राज खोला जिसने सभी दरबारियों के होश उड़ा दिए। बीरबल ने अपनी थैली से कुछ भुने हुए चने निकाले और कहा, हुजूर, सच तो यह है कि ये बीज बुद्धि के बीज नहीं, बल्कि भुने हुए चने थे। ये सुनते ही सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भुने हुए बीजों से कभी कोई फसल नहीं उग सकती, चाहे उसे दुनिया का सबसे पवित्र इंसान ही क्यों न बोए। मैंने तो सोचा था कि हमारे दरबार के बुद्धिमान दरबारी ये साधारण सी बात जरूर जानते होंगे, और बीज बोने से पहले ही ये कहकर मना कर देंगे कि बीरबल, तुम हमें मूर्ख बना रहे हो, भुने हुए बीज नहीं उगते। एक पल का सन्नाटा, और फिर बीरबल ने आखिरी वार किया। बीरबल ने कहा, लेकिन आप सब तो एक दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करने के अहंकार में इतने अंधे हो गए थे कि आपकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया। आपने ये भी नहीं सोचा कि आप एक असंभव काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ये मान लिया कि आप इतने पवित्र हैं कि आप भुने हुए चनों से भी फसल उगा सकते हैं। यही आपकी मूर्खता का सबसे बड़ा सबूत है। असल में आप सबने मिलकर खुद को ही मूर्ख बनाया है। बीरबल की बातें सुनकर सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। उनकी सारी होशियारी, सारा अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। शहंशाह अकबर अब अपनी हंसी नहीं रोक सके और जोर जोर से हंसने लगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, मान गए। तुमने एक ही तीर से कई निशाने साधे, इन सबको सबक भी सिखा दिया, और यह भी साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि अहंकार में नहीं, बल्कि विवेक और विनम्रता में होती है। उस दिन के बाद दरबारियों ने फिर कभी बीरबल से जलने या खुद को उनसे बेहतर समझने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और ईर्ष्या इंसान की बुद्धि को हर लेती है। सच्ची बुद्धिमानी दिखावे में नहीं, बल्कि चीजों को जैसी है वैसी समझने और अपनी सीमाओं को स्वीकार करने में है। कहानी 2। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुतलिया सल्तनत का परचम लहराता था, तब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम सूरज की तरह चमकता था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक नगीने थे, लेकिन उन सब में सबसे चमकदार हीरा थे बीरबल। बीरबल, जिनकी बुद्धि का लोहा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि दूर दराज के मुल्क भी मानते थे। अकबर का दरबार यूं तो हर दिन ज्ञान और बुद्धिमानी की महफिलों का गवाह बनता था, लेकिन आज का दिन कुछ चास था। आज बादशाह के मन में एक ऐसा सवाल उठा था जो दिखने में तो बहुत सीधा था, लेकिन उसकी गहराई समंदर से भी ज्यादा थी। अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, मेरे अजीज दरबारियों, आज हमारे मन में एक सवाल कौंध रहा है, एक ऐसा सवाल जिसने हमें पूरी रात सोचने पर मजबूर कर दिया। हम जानना चाहते हैं कि इस पूरी कायनात में, इस दुनिया में वो कौन है जो हमेशा हर हाल में सिर्फ सच बोलता है। हैप्पी स्माइली बादशाह के सवाल ने किसी तीर की तरह दरबार के सन्नाटे को चीर दिया था। हमेशा सच बोलने वाला, ये कैसे मुमकिन है? इंसान तो अपनी जरूरत और हालात के हिसाब से सच को तोड़ मरोड़ देता है। अकबर के खास सलाहकारों में से एक मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल की शोहरत से हमेशा जलते थे, आगे आए। मुल्ला दो प्याजा ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? हमेशा सच तो खुदा, ईश्वर या अल्लाह बोलता है, उसका कहा हर लफ्ज सच है। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुल्ला जी, आपकी बात में दम है, लेकिन युदा को, ईश्वर को किसने देखा है, किसने सुना है? हम किसी ऐसी हस्ती या चीज के बारे में जानना चाहते हैं जो इसी दुनिया में मौजूद हो, जिसे हम देख सकें,
महसूस कर सकें। हकीम खान ने आगे बढ़ते हुए कहा, आलम पनाह, मेरे ख्याल में एक न्यायाधीश, एक काजी ही वो इंसान है जो हमेशा सच बोलता है। उसकी जिम्मेदारी ही सच और झूठ का फैसला करना है। वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर हमेशा सच का साथ देता है। अकबर ने गंभीरता से कहा, हकीम साहब, आपकी बात भी दुरुस्त नहीं। एक न्यायाधीश का सच गवाहों और सबूतों पर टिका होता है। अगर गवाह झूठे हों या सबूत मिटा दिए जाएं, तो न्यायाधीश का सच भी बदल सकता है। वो इंसान है और इंसान से भूल हो सकती है। हमें कोई ऐसा चाहिए जिससे कभी कोई भूल न हो। एक एक करके कई दरबारियों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। किसी ने कहा सूरज, जो रोज सच की तरह निकलता है। किसी ने कहा वत, जो बिना किसी लागल पेट के गुजरता जाता है। लेकिन अकबर किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उनकी नजरें अब अपने सबसे काबिल मंत्री बीरबल को ढूंढ रही थी, जो अब तक खामोश खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, सारा दरबार अपनी अत्ल के घोड़े दौड़ा चुका। अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे पास हमारे इस सवाल का कोई जवाब है, या तुमने भी हार मान ली? सभी दरबारियों की नजरें बीरबल पर टिक जाती है। कईयों के चेहरे पर व्यंग्य की मुस्कान थी। वे मन ही मन सोच रहे थे कि आज बीरबल जरूर फंसेगा। बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सवाल जितना आसान लग रहा है, उसका जवाब उतना ही गहरा है। दुनिया में ऐसी कोई जुबान नहीं जो हमेशा सच बोले, ऐसा कोई इंसान नहीं जो कभी न चूके। लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब मौजूद है। मुझे बस 7 दिनों की मोहलत चाहिए। 8वें दिन मैं आपके सामने उस हस्ती को पेश करूंगा जो हमेशा सच बोलती है। बीरबल का आत्मविश्वास देखकर अकबर हैरान रह गए। अकबर ने कहा, 7 दिन? ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 7 दिनों का वक्त देते हैं। लेकिन याद रहे, अगर 8वें दिन तुम अपने जवाब से हमें संतुष्ट नहीं कर पाए या खाली हाथ लौटे, तो तुम्हें मुख्य सलाहकार का पद छोड़ना होगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बीरबल ने अपनी इज्जत और अपना पद दोनों दांव पर लगा दिए थे। दरबार बर्खास्त हुआ और बीरबल अपने घर की ओर चल दिए। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन मन में विचारों का समंदर हिलोरे ले रहा था। पहला दिन गुजरा। बीरबल ने शहर के सबसे बड़े ज्ञानी पंडित से मुलाकात की। पंडित ने कहा, आत्मा, आत्मा हमेशा सच बोलती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, आत्मा को कौन देख पाया है? दूसरा दिन गुजरा। बीरबल एक तपस्वी साधु के पास पहुंचे जो सालों से मौन व्रत पर थे। बीरबल ने इशारों में अपना सवाल पूछा। साधु ने जमीन पर लिखा, मृत्यु, मृत्यु ही अंतिम सत्य है। बीरबल ने सोचा, मृत्यु एक घटना है, कोई हस्ती नहीं जो बोल सके। तीसरा, चौथा, 5वां दिन बीरबल हर तरह के इंसान से मिले। एक अमीर व्यापारी से जो मानता था कि पैसा ही सच बोलता है, एक गरीब किसान से जिसके लिए मेहनत ही सच थी, एक मां से जिसके लिए ममता ही परम सत्य थी। हर किसी का अपना अपना सच था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो सार्वभौमिक हो, जो हर किसी के लिए एक जैसा हो। अब सिर्फ एक रात बची थी। बीरबल के मन में थोड़ी बेचैनी होने लगी। क्या उन्होंने जल्दबाजी में बादशाह को वचन दे दिया? क्या इस बार उनकी बुद्धि जवाब दे जाएगी? यही सोचते सोचते उनकी नजर कमरे के कोने में रखे एक बड़े से आईने पर पड़ी, जो उनकी मरहूम बेगम का था। वो आईना धूल की परत से ढका हुआ था। बीरबल उसके पास गए और उन्होंने अपनी उंगली से उस पर जमी धूल को साफ किया। जैसे ही धूल हटी, उन्हें आईने में अपना अक्स दिखाई दिया, एक थका हुआ, चिंतित चेहरा। बीरबल खुद को देखने लगे। आईना बिना कुछ कहे, बिना किसी लागल पेट के, उनके चेहरे की हर शिकन, उनकी आंखों की हर परेशानी को हूबहू दिखा रहा था। अचानक बीरबल की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में हजारों दिए एक साथ जला दिए हों।
उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। उन्हें बादशाह के सवाल का जवाब मिल चुका था, वो जवाब जो इतने दिनों से उनकी आंखों के सामने था, लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे। हैप्पी स्माइली उस रात बीरबल सोए नहीं। उन्होंने शहर के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलवाया और उन्हें एक खास चीज बनाने का हुक्म दिया। पूरी रात हथौड़ों और औजारों की आवाजें गूंजती रहीं। मुल्ला दोप्याजा ने धीरे से कहा, आज देखना इस बीरबल का घमंड कैसे चूर चूर होता है। खाली हाथ आएगा और बादशाह की नजरों से उतर जाएगा। तभी नगाड़ों की आवाज होती है और बीरबल दरबार में प्रवेश करते हैं। उनके पीछे दो सेवक एक बहुत बड़ी मखमल के कपड़े से ढकी हुई चीज को उठाकर ला रहे थे। सारा दरबार उस रहस्यमयी चीज को देखने लगा। वो क्या था? क्या बीरबल किसी इंसान को पकड़ कर लाए हैं या कोई जादुई चीज? सबकी सांसें अटकी हुई थी। बीरबल ने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं 7 दिनों के बाद उस हस्ती को लेकर हाजिर हुआ हूं जो हमेशा हर हाल में सिर्फ सच बोलती है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो पेश करो उसे बीरबल। हम भी तो देखें कि वो कौन है जिसे आज तक हम पहचान न सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर आलम पनाह, लेकिन उसे देखने से पहले मेरी एक गुजारिश है। मैं चाहता हूं कि दरबार में मौजूद हर व्यक्ति एक एक करके उसके सामने जाए और उसे देखे। मुल्ला दोप्याजा ने अकड़ के साथ कहा, इसमें क्या है, हम अभी देख लेते हैं। बीरबल ने उस बड़ी सी चीज के सामने से मखमल का पर्दा हटा दिया। पर्दे के हटते ही सबके सामने एक विशाल, साफ और शानदार आईना प्रकट हुआ। मुल्ला दोप्याजा ने जैसे ही आईने में देखा, उनका चेहरा फीका पड़ गया। आईने में उन्हें एक चापलूस, ईर्ष्यालु और घमंडी इंसान का चेहरा नजर आ रहा था, जो कि वो खुद थे। आईना उन्हें बता रहा था कि वो दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में कितनी जलन है। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए और चुपचाप अपनी जगह पर वापस चले गए। हैप्पी स्माइली एक अमीर सेठ आगे बढ़ा, जिसे अपनी दौलत पर बहुत गुमान था। आईने ने उसे उसका लालची और कंजूस चेहरा दिखाया। एक सिपाही आगे बढ़ा, जो खुद को बहुत बहादुर समझता था, लेकिन आईने ने उसे लड़ाई के मैदान में डरकर कांपते हुए दिखाया। एक शायर आगे बढ़ा, जो अपनी कविताओं की चोरी करता था। आईने ने उसे उसकी चोरी पकड़वा दी। जो जैसा था, आईना उसे हूबहू वही दिखा रहा था। कोई भी आईने के सामने एक पल से ज्यादा टिक नहीं पा रहा था। सब अपना सा मुंह लेकर लौट रहे थे। हैप्पी स्माइली शहंशाह अकबर आईने के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा, आईने में हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शहंशाह था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी प्रजा के लिए चिंता भी थी। उसके चेहरे पर राज करने का गुरूर था, तो साथ ही कुछ तलत फैसलों का अफसोस भी था। आईने ने अकबर को एक ही पल में उनकी ताकत और उनकी कमजोरियां दोनों दिखा दी। उसने कोई चापलूसी नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला, वो सिर्फ सच दिखा रहा था। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी अत्ल को। तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। अकबर वापस अपने सिंहासन पर बैठते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, अब जरा पूरे दरबार को समझाऊं कि ये बेजुबान आईना हमेशा सच कैसे बोलता है। बीरबल ने अदब से कहा, आलम पनाह, इस दुनिया में हर इंसान की जुबान झूठ बोल सकती है। एक ज्ञानी अपने ज्ञान के अहंकार में सच को छिपा सकता है। एक न्यायाधीश सबूतों के अभाव में गलत फैसला सुना सकता है। एक दोस्त दोस्ती निभाने के लिए झूठ बोल सकता है और एक दुश्मन बदला लेने के लिए। यहां तक कि हमारे अपने मन और हमारी अपनी आंखें भी हमें धोखा दे सकती है। हम वही देखते और सुनते हैं जो हम देखना और सुनना चाहते हैं। लेकिन ये आईना, ये किसी से कोई रिश्ता नहीं रखता। इसे न तो आपसे कोई इनाम चाहिए, न ही किसी का डर है। ये न अमीर देखता है न गरीब, न बादशाह देखता है न पछीर। ये न सुंदर देखता है न बदसूरत। इसके सामने जो भी आता है, ये बिना किसी लागल पेट,
बिना किसी मिलावट के उसका असली चेहरा, उसका असली वजूद दिखा देता है। ये कभी नहीं कहता कि आप अच्छे हैं या बुरे। ये सिर्फ ये दिखाता है कि आप क्या है, और खुद का सामना करने से बड़ा सच इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए जहांपनाह, इस पूरी कायनात में अगर कोई है जो हमेशा हर हाल में सच बोलता है, तो वो ये आईना है। बीरबल की बात सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। जिन दरबारियों ने बीरबल का मजाक उड़ाया था, उनके सिर शर्म से झुके हुए थे। अकबर अपने सिंहासन से उठे और बीरबल के पास आए। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया है, बल्कि हम सबको एक बहुत बड़ी सीख दी है। तुमने हमें बताया है कि सबसे बड़ा सच हमारे अंदर ही छिपा है। अगर इंसान दिन में एक बार भी इस सच्चे आईने के सामने खड़े होकर खुद से नजरें मिला ले, तो वो कभी कोई टलत काम कर ही नहीं सकता। बादशाह अकबर बीरबल से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने न सिर्फ बीरबल को उनके पद पर बहाल रखा, बल्कि उन्हें बुद्धि शिरोमणि की उपाधि दी और अशर्फियों से भरी एक थैली इनाम में दी। उस दिन के बाद दीवान अटास के उस विशाल आईने को दरबार के मुख्य द्वार पर लगा दिया गया, ताकि हर आने जाने वाला उसमें अपना अक्स देख सके और खुद को याद दिला सके कि दुनिया से झूठ बोला जा सकता है, लेकिन खुद से नहीं। तो दोस्तों, अकबर और बीरबल की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आत्मालोचना और आत्मनिरीक्षण ही हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सच हमारे भीतर है। जरूरत है तो बस ईमानदारी के आईने में झांकने की। कहानी 3। आगरा से कुछ दूर यमुना के किनारे बसा एक गांव था, रामपुर। इसी गांव में रहता था रामदास, एक मेहनती और स्वाभिमानी किसान। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन उसकी मेहनत में इतनी बरकत थी कि उसका परिवार कभी भूखा नहीं सोता था। रामदास की दुनिया उसकी पत्नी और उसकी इकलौती बेटी राधा में बसती थी। राधा अब विवाह योग्य हो गई थी और रामदास ने अपनी जिंदगी भर की कमाई उसकी शादी के लिए जोड़ रखी थी। एक दिन रामदास ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, राधा के लिए शहर के एक अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़के वाले नेक और संस्कारी हैं। हमें ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। उसकी पत्नी ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन स्वामी, शादी का खर्च, बारातियों का स्वागत, लेन देन, गहने, क्या हमारी जमा पूंजी काफी होगी? रामदास ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैंने हिसाब लगाया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस 100 सोने की मोहरें कम पड़ रही है। 100 सोने की मोहरें, उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। रामदास की रातों की नींद उड़ गई। वो अपनी बेटी के सपनों को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहता था। कई दिनों तक सोचने के बाद उसे गांव के सबसे अमीर साहूकार सेठ घनश्याम दास की याद आई। घनश्याम दास अपनी मीठी बातों के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही थी। वो मकड़ी की तरह अपने जाल में जरूरतमंदों को फंसाता और फिर उनका खून चूसता था। हिम्मत करके एक सुबह रामदास घनश्याम दास की आलीशान हवेली पहुंच गया। सेठ उस वक्त अपने मखमली गद्दे पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। सेठ घनश्याम दास ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रामदास, आओ आओ, आज सुबह सुबह सूरज किस दिशा से निकला है? कहो, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? रामदास ने हाथ जोड़कर और झिझकते हुए कहा, सेठ जी, आप तो सब जानते हैं, बेटी सयानी हो गई है, उसका ब्याह तय किया है। आपकी कृपा हो जाए तो। मुझे 100 सोने की मोहरों की जरूरत थी। फसल कटते ही मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, सूद समेत। घनश्यामदास ने अपनी आंखों में चमक लिए हुए कहा, अरे इसमें झिझकने वाली क्या बात है? बेटी तो सबकी साझी होती है। तुम हमारे गांव के सबसे ईमानदार किसान हो। हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? तुम इसे उधार मत समझो, अपना ही समझो। घनश्यामदास की मीठी बातों ने रामदास का दिल जीत लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा
कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। घनश्याम दास ने कहा, बस एक छोटी सी कार्यवाही करनी होगी। मैं तुम्हें सो मोहरे दे रहा हूं, तुम इस कागज पर अंगूठा लगा दो। ये तो बस बही खाते के लिए है, ताकि हिसाब में कोई गड़बड़ न हो। रामदास अनपढ़ था, उसने कभी अक्षर ज्ञान नहीं सीखा था। उसने सेठ की बात पर भरोसा करके बिना कुछ सोचे समझे उस दस्तावेज पर अपना अंगूठा लगा दिया। घनश्यामदास ने अंदर से एक थैली मंगवाई और रामदास के हाथ में रख दी। रामदास ने थैली को माथे से लगाया, सेठ का लाखों बार शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी घर लौट आया। राधा की शादी बहुत धूमधाम से हुई। रामदास ने अपनी बेटी को हंसते खेलते विदा किया और उसका मन संतोष से भर गया। अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, सेठ घनश्याम दास का कर्ज चुकाना। उसने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं। उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर खेतों में दोगुनी मेहनत की। ऊपर वाले ने भी उसकी सुनी। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई। 6 महीने बीत गए। रामदास ने पाई पाई जोड़कर 110 सोने की मोहरें इकट्ठी कर ली। 100 मोहरें मूल और 10 मोहरें सूद के तौर पर। एक शुभ दिन देखकर वो थैली लेकर सेठ घनश्याम दास की हवेली पहुंचा। रामदास ने खुशी से कहा, सेठ जी नमस्कार। आपकी कृपा से बेटी का घर बस गया और मेरी फसल भी अच्छी हुई। ये लीजिए आपकी अमानत 100 मोहरें और ये 10 मोहरें आपके सूद की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्यामदास ने थैली को देखा और जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में क्रूरता थी। घनश्यामदास ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो रामदास? ये क्या लाए हो? 100 मोहरें? रामदास ने हैरानी से कहा, जी सेठ जी, मैंने आपसे 100 मोहरें ही तो ली थी। घनश्यामदास ने अपनी आवाज बदलकर कहा, झूठ है, मक्कार, मेरी नेकी का ये सिला दे रहे हो? अरे, तुमने मुझसे पूरे 500 सोने की मोहरें उधार ली थी और ये रहा सबूत। घनश्यामदास ने वही दस्तावेज निकाला जिस पर रामदास ने अंगूठा लगाया था। उसने रामदास के सामने कागज लहराते हुए कहा, इसमें साफ साफ लिखा है कि तुमने मुझसे 500 मोहरें ली है और तुम्हारा अंगूठा भी लगा है। ये सुनते ही रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर पहाड़ पटक दिया हो। रामदास ने रोते हुए कहा, नहीं सेठ जी, ये झूठ है, घोर पाप है। मैंने सिर्फ 100 मोहरें ली थी। आप मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। मैं गरीब आदमी हूं। 500 मोहरें तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ नहीं देखी। मैं कहां से लाऊंगा? घनश्यामदास ने चिल्लाकर कहा, अब नाटक मत कर। पैसे नहीं देने हैं तो बहाने बना रहा है। मेरे पास गवाह भी है। अरे ओ मोहनलाल, जरा यहां आना। सेठ की आवाज पर एक दुबला पतला, चालाक आंखों वाला आदमी अंदर आया। उसका नाम मोहनलाल था। वो सेठ का चमचा और हर बुरे काम में उसका साथी था। घनश्यामदास ने कहा, मोहनलाल, तुम तो यही थे उस दिन। बताओ तो जरा, रामदास ने मुझसे कितनी मोहरें उधार ली थी? मोहनलाल ने बिना पलक झपकाए कहा, जी सेठ जी, मैं यही था। रामदास ने आपके चरणों में गिरकर अपनी बेटी की शादी का वास्ता दिया था और आपने दया करके इसे पूरे 500 सोने की मोहरें दी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है। यह सुनकर रामदास वही जमीन पर बैठ गया। वो समझ गया कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। एक तरफ लिखा हुआ दस्तावेज, दूसरी तरफ एक झूठा गवाह। उसकी सच्चाई का कोई मोल नहीं था। घनश्यामदास ने कहा, अब सुन ले रामदास, 7 दिन के अंदर अगर तुमने सूद समेत मेरी 500 मोहरें नहीं लौटाई तो मैं ये दस्तावेज पंचायत में ले जाऊंगा। तुम्हारी जमीन, तुम्हारा घर, सब कुछ नीलाम हो जाएगा। दफा हो जाओ यहां से। रामदास बेबसी और लाचारी के आंसू पीता हुआ घर लौट आया। गांव की पंचायत बैठी। घनश्यामदास ने दस्तावेज दिखाया। मोहनलाल ने झूठी गवाही दी। रामदास चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अपनी ईमानदारी की कस्में खाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पंचायत ने फैसला सुनाया कि दस्तावेज
और गवाह के आधार पर रामदास को सेठ का कर्ज चुकाना होगा। रामदास के लिए दुनिया खत्म हो चुकी थी। उसे लगा कि अब आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उसे एक सलाह दी। बुजुर्ग ने कहा, बेटा रामदास, हिम्मत मत हारो। जब यहां न्याय न मिले तो शहंशाह के दरबार में जाना चाहिए। सुना है आगरा में शहंशाह अकबर का राज है और उनके वजीर बीरबल के आगे कोई भी झूठ टिक नहीं पाता। तुम अपनी फरियाद लेकर उनके पास जाओ, शायद कोई रास्ता निकल आए। एक टूटी हुई उम्मीद की किरण। रामदास के लिए यही बहुत थी। उसने अपनी पत्नी को दिलासा दिया और आगरा के लंबे और कठिन सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों तक भूखे प्यासे चलने के बाद वो आखिरकार मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा पहुंचा। शाही दरबार की शान शौकत देखकर रामदास की आंखें चौंधिया गई। वो डरते डरते कांपते हुए शहंशाह के सामने पहुंचा और अपनी दुख भरी कहानी कह सुनाई। उसने रो रो कर बताया कि कैसे घनश्याम दास ने उसे धोखा दिया और एक झूठे गवाह के सहारे उसकी जिंदगी भर की कमाई हड़पना चाहता है। शहंशाह अकबर एक न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने पूरी कहानी ध्यान से सुनी। उन्हें रामदास की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, लेकिन कानून सबूत और गवाह मांगता था। शहंशाह अकबर ने कहा, रामदास, तुम्हारी कहानी सुनकर हमें दुख हुआ, लेकिन घनश्याम दास के पास लिखित दस्तावेज और एक गवाह है। तुम्हारे पास अपनी सच्चाई का क्या सबूत है? रामदास ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे पास सच्चाई के सिवा और कोई सबूत नहीं है। मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता उस कागज पर क्या लिखा था, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि मैंने सिर्फ 100 मोहरें ली थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। मामला पेचीदा था। अकबर सोच में पड़ गए। तभी उनकी नजर अपने सबसे बुद्धिमान और चतुर सलाहकार बीरबल पर पड़ी, जो शांत खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? क्या इस गुत्थी को सुलझाने का कोई तरीका है? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, सच्चाई सूरज की तरह होती है। उसे बादलों से कुछ देर के लिए ढका तो जा सकता है, लेकिन छिपाया नहीं जा सकता। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मामले की जांच करना चाहूंगा। अकबर ने कहा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है बीरबल। जाओ और दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। बीरबल ने सेठ घनश्याम दास और उसके गवाह मोहनलाल को भी दरबार में बुलवा लिया। दोनों बड़े आत्मविश्वास के साथ दरबार में हाजिर हुए, ये सोचकर कि उनका झूठ कोई नहीं पकड़ सकता। बीरबल ने पहले घनश्याम दास से पूछा, सेठ जी, आप कह रहे हैं कि आपने रामदास को 500 मोहरें दी? घनश्याम दास ने कहा, जी हुजूर, बिल्कुल दी। ये बेचारा मेरे पैरों में गिर गया था। बीरबल ने कहा, और मोहनलाल, तुम इस बात के गवाह हो? मोहनलाल ने कहा, जी हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा था। बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, अच्छा, एक बात बताओ, जब इतना बड़ा लेन देन हो रहा था तो तुम लोग कहाँ थे? मेरा मतलब है, ये पैसा किस जगह पर दिया गया था? गांव में, घर में या किसी और जगह? ये एक ऐसा सवाल था जिसकी तैयारी घनश्याम दास ने पहले से कर रखी थी। घनश्याम दास ने तुरंत कहा, हुजूर, गांव के बाहर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है, हम सब उसी के नीचे खड़े थे। वहीं पर मैंने इसे मोहरों की थैली दी थी। बीरबल ने मोहनलाल की तरफ मुड़कर कहा, और तुम मोहनलाल, तुम भी यही कहोगे? मोहनलाल ने कहा, जी हुजूर, हम सब उसी बरगद के पेड़ के नीचे थे। दोनों के जवाब एक जैसे थे। उनका झूठ और भी पक्का लग रहा था। दरबारी भी सोचने लगे कि अब बीरबल क्या करेंगे, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल ने कहा, बहुत खूब। इसका मतलब उस लेन देन का तीसरा गवाह वो बरगद का पेड़ है। लेकिन पेड़ तो बेजुबान होता है, वो यहां आकर गवाही कैसे देगा? दरबार में हल्की सी हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, हंसने की बात नहीं है, न्याय के लिए कुछ भी करना पड़ता है। रामदास,
तुम अभी जाओ और उस पेड़ से कहो कि बीरबल ने उसे गवाही के लिए दरबार में बुलाया है। रामदास ने हैरानी से कहा, लेकिन हुजूर, पेड़ पेड़ कैसे आएगा? बीरबल ने कहा, वो उसकी चिंता है, तुम्हारी नहीं। तुम बस जाकर मेरा संदेश दे दो। जाओ। रामदास बेचारा कुछ न समझ सका, लेकिन हुक्म का पालन करते हुए दरबार से चला गया। अब दरबार में बीरबल, अकबर, घनश्यामदास और मोहनलाल ही रह गए थे। बीरबल ने घनश्यामदास और मोहनलाल को वहीं रुकने का आदेश दिया और शहंशाह अकबर से इधर उधर की बातें करने लगे। कभी वो शिकार का किस्सा छेड़ते तो कभी मौसम का हाल पूछते। समय बीतता जा रहा था। घनश्यामदास और मोहनलाल को पसीना आने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल करना क्या चाहते हैं। लगभग 1 घंटा बीत गया। बीरबल ने अचानक घनश्यामदास से कहा, सेठ जी, आपका ये दोस्त रामदास तो बड़ा सुस्त है। 1 घंटा हो गया, अभी तक लौटकर नहीं आया। क्या लगता है वो उस बरगद के पेड़ तक पहुंच भी गया होगा या नहीं? ये एक साधारण सा सवाल था, लेकिन यही बीरबल का बुना हुआ जाल था। घनश्यामदास चिंता और घबराहट में था। उसने बिना सोचे समझे अपनी होशियारी दिखाने के लिए जवाब दिया। घनश्यामदास ने जल्दी से कहा, हुजूर, वो पेड़ यहां से काफी दूर है और बहुत घना और बड़ा भी है। रामदास को वहां पहुंचने में ही इतना समय लग गया होगा। अब वो पेड़ को आपका संदेश सुनाएगा। इसमें तो वक्त लगेगा ही। वो तो अभी अभी मुश्किल से पहुंचा होगा। ये सुनते ही बीरबल की आंखों में एक तेज चमक आई। वो अपनी जगह से उठे और शहंशाह अकबर की ओर घूमे। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, मुबारक हो। गवाह ने अपनी गवाही दे दी है। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर भी हैरान थे। अकबर ने कहा, क्या मतलब बीरबल? कौन सा गवाह? रामदास तो अभी लौटा भी नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, गवाह रामदास नहीं, गवाह तो खुद सेठ घनश्यामदास है। इसने अभी अभी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। घनश्यामदास का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल ने सबके सामने खुलासा करते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने सेठ से बस इतना पूछा कि क्या रामदास पेड़ तक पहुंच गया होगा। अगर ये लेन देन हुआ ही नहीं था, अगर ये पेड़ की कहानी मनगढ़ंत थी, तो सेठ को कैसे पता कि मैं किस पेड़ की बात कर रहा हूं? गांव में तो सैकड़ों पेड़ हैं। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन सेठ ने न सिर्फ ये माना कि रामदास पेड़ तक पहुंच गया होगा, बल्कि ये भी बताया कि वो पेड़ बहुत दूर और बहुत घना है। ये बात तो वही इंसान जान सकता है जिसने उस पेड़ को देखा हो और जो ये जानता हो कि रामदास को उसी पेड़ के पास भेजा गया है। इसने अपनी जुबान से ही ये साबित कर दिया कि पेड़ वाली कहानी सच्ची है और ये उस वक्त वहां मौजूद था। लेकिन जहांपनाह, असली लेन देन तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये पूरी कहानी ही झूठी है जो इसने और इसके गवाह ने मिलकर बनाई है। दरबार में वाह वाह की आवाजें गूंज उठी ने। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। घनश्यामदास और मोहनलाल के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वे दोनों बीरबल के पैरों में गिर पड़े और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने रामदास की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे 100 की जगह 500 मोहरों के दस्तावेज पर अंगूठा लगवा लिया था। थोड़ी देर में रामदास भी लौट आया। उसने आकर कहा, हुजूर, मैंने पेड़ को आपका संदेश दिया, लेकिन वो तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। बीरबल ने हंसकर कहा, वो अपनी जगह से नहीं हिला, रामदास, लेकिन उसने अपनी गवाही यही दरबार में भेज दी है। शहंशाह अकबर बीरबल की इस अनोखी न्याय बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदेश दिया कि सेठ घनश्यामदास की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे धोखेबाजी और झूठी गवाही के जुर्म में कालकोरी में डाल दिया जाए। मोहनलाल को भी सजा मिली। शहंशाह ने जब्त की गई संपत्ति में से 500 सोने की मोहरें रामदास को इनाम के तौर पर दी और उसे सम्मान के साथ
उसके गांव वापस भेजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ के पाव नहीं होते। धोखा और मक्कारी कितनी भी चतुराई से क्यों न की जाए, एक न एक दिन सच के सामने घुटने टेक ही देती है। बुद्धि का सही इस्तेमाल किसी बेगुनाह की जिंदगी बचा सकता है। इसीलिए कहा गया है, जहां अक्ल है वहां रास्ता है। और बीरबल की अक्ल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई परेशान हो सकती है, लेकिन पराजित कभी नहीं। कहानी 4। ये उस दिन की बात है जब आगरा का सूरज भी शायद शहंशाह के मिजाज की तरह ही आग उगल रहा था। दीवान-ए-ताश में हर कोई सहमा हुआ था। शहंशाह अकबर का गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। सुबह से ही कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। पड़ोसी रियासत से आई एक लबर ने उनके दिन का चैन छीन लिया था। खजाने के हिसाब में एक छोटी सी भूल ने उनके माथे पर लकीरें खींच दी थी, और ऊपर से एक खिदमतगार ने गलती से उनके छाछ हुक्के में गलत तंबाकू भर दिया था। छोटी छोटी बातों ने मिलकर उनके सब्र के बांध को तोड़ दिया था। दरबार में उस दिन एक जरूरी मसले पर बहस चल रही थी। सल्तनत की सिंचाई व्यवस्था को लेकर एक नई योजना पेश की गई थी। सारे मंत्री और अमीर अपने अपने सुझाव दे रहे थे, लेकिन कोई भी हल शहंशाह को पसंद नहीं आ रहा था। उनकी नजरें बार बार उस एक शख्स को तलाश रही थी जो हर उलझन को अपनी मुस्कान से सुलझा देता था, बीरबल। लेकिन बीरबल आज खामोश थे। वे जानते थे कि जब लावा उबल रहा हो तो उसे छेड़ना नतरे से खाली नहीं होता। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। तभी एक चापलूस मंत्री, जिसका नाम हशमत तान था और जो बीरबल से बेपनाह जलता था, आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस योजना में कोई दम नहीं है। ये सल्तनत का पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करेगी। हशमत तान की बात में कोई तर्क नहीं था। बस बीरबल के एक करीबी सहयोगी द्वारा पेश की गई योजना का विरोध करना था। अकबर ने थकी हुई नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारी जुबान पर ताला लग गया है? सारा दरबार अपनी राय दे रहा है और तुम, हमारे सबसे काबिल सलाहकार, पत्थर की मूरत बने खड़े हो। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया। गुस्ताखी माफ हो जहांपना, मैं बस सभी के विचारों को सुन रहा था ताकि कोई मुकम्मल हल पेश कर सकूं। मेरा मानना है कि बीरबल अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही अकबर दहाड़े। बस बहुत हो गया, हमें नहीं सुननी तुम्हारी दलीलें। जब जरूरत होती है तब तुम तामोश रहते हो, और जब नहीं तब तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है। तुम्हारी ये चतुराई और हाजिर जवाबी अब हमें चुभने लगी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। आज से पहले शहंशाह ने बीरबल से इस लहजे में कभी बात नहीं की थी। बीरबल के दुश्मनों के चेहरे पर एक शैतानी चमक आ गई। हशमत तान की आंखों में तो जैसे जीत का जश्न शुरू हो गया था। बीरबल ने फिर भी शांति बनाए रखी और कहा, जहांपनाह, आप शायद किसी बात से परेशान हैं। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं। चुप हो जाओ। अकबर की आवाज पूरे दीवान-ए-ताश में गूंज उठी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वे अपने सिंहासन से खड़े हो गए और अपनी कांपती हुई उंगली बीरबल की तरफ उठाकर बोले, हमें तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। तुम्हारी मौजूदगी ही हमारे गुस्से को और भड़का रही है। हम तुम्हें हुक्म देते हैं, अभी इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ और आइंदा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। आइंदा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक तूबान था। दोस्ती, विश्वास और सालों के सम्मान पर एक कड़ा प्रहार था। दरबार में मौजूद हर शख्स की सांसें अटक गई। शहंशाह का हुक्म पत्थर की लकीर होता था। अपनी शक्ल मत दिखाना का मतलब था हमेशा के लिए दरबार और शहंशाह की नजरों से दूर हो जाना। एक तरह से ये देश निकाला देने जैसा ही था। बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न अपमान, बस एक गहरी पीड़ा थी। उन्होंने बिना एक शब्द कहे शहंशाह को आखिरी सलाम किया और भारी कदमों से दरबार से बाहर निकल गए। उनके जाते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। हशमत तान
और उसके साथ ही मन जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने आज अपने सबसे बड़े दुश्मन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है। महल से निकलकर बीरबल सीधे अपने घर आए। नबर उनकी पत्नी तक भी पहुंच चुकी थी। वो चिंतित थी, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो जानते थे कि शहंशाह ने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा। उनका अकबर एक दोस्त था, एक ऐसा दोस्त जो कभी कभी बच्चों की तरह जिद कर बैठता था, लेकिन हुक्म तो हुक्म था, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बीरबल पूरी रात सोचते रहे। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वे इस अपमान को स्वीकार कर हमेशा के लिए आगरा छोड़कर चले जाएं, या फिर कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे शहंशाह के हुक्म की लाज भी रह जाए और दोस्ती का मान भी। उन्होंने शहंशाह के शब्दों को अपने दिमाग में 1000 बार दोहराया। आइंदा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। शब्दों का खेल खेलने में बीरबल का कोई सानी नहीं था। वो जानते थे कि शहंशाह ने ये नहीं कहा था कि दरबार में मत आना या हमसे मत मिलना। उन्होंने सिर्फ शक्ल दिखाने पर पाबंदी लगाई थी। और यहीं इसी एक शब्द में बीरबल को अपनी पहेली का हल नजर आ गया। उनकी आंखों में एक चमक आई और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। उन्होंने अपना अगला कदम तय कर लिया था। अगली सुबह दीवान इजाज का नजारा बदला हुआ था। शहंशाह अकबर दरबार में तो मौजूद थे, लेकिन उनका दिल वहां नहीं था। रात भर उन्हें नींद नहीं आई थी। उनका गुस्सा ठंडा हो चुका था और अब उसकी जगह गहरे पछतावे ने ले ली थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बीरबल सिर्फ उनका मंत्री नहीं, उनका दोस्त था, उनका भाई था। एक ऐसा आईना जो उन्हें हमेशा सच दिखाता था, भले ही वो कड़वा क्यों न हो। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन अकबर का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वही सिंचाई वाली योजना फिर से पेश हुई। हशमत तान और दूसरे मंत्री घंटों तक बहस करते रहे, लेकिन बात जहां से शुरू हुई थी वही अटकी रही। हर कोई शहंशाह को खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहा था। अकबर को बार बार बीरबल की याद आ रही थी। अगर बीरबल होता, उन्होंने मन में सोचा, तो अब तक इस मसले का कोई न कोई मजेदार और सटीक हल निकाल चुका होता। उनकी नजरें अनजाने में ही दरबार के उस कोने को तलाश रही थी जहां बीरबल हमेशा खड़े रहते थे, पर वो जगह आज चाली थी और वो ठाली जगह अकबर के दिल में चुभ रही थी। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक अजीब सी हलचल हुई। पहरेदार किसी को अंदर आने से रोक रहे थे। एक पहरेदार घबराता हुआ अंदर आया और बोला, मापी जहांपनाह, एक अजीब सा आदमी अंदर आने की जिद कर रहा है। अकबर ने चिढ़कर कहा, कौन है? इस वक्त हमारी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पहरेदार ने डरते डरते कहा, जहांपनाह, वो कहता है कि उसे आपसे एक जरूरी बात कहनी है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। देख नहीं पा रहे? क्या मतलब? क्या वो कोई भूत है? अकबर ने कड़क कर पूछा। नहीं हुजूर, वो आदमी तो है, लेकिन उसने अपने सिर पर एक बड़ा सा मटका रखा हुआ है, जिससे उसका पूरा चेहरा और सिर ढका हुआ है। दरबार में मौजूद हर कोई हैरान था। ये कौन सा पागल था जो शहंशाह के दरबार में इस तरह आने की जुर्रत कर रहा था? हशमत तान ने मौका देखकर कहा, जहांपनाह, जरूर ये कोई जासूस या दुश्मन होगा। हुक्म दें तो इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। लेकिन अकबर की उत्सुकता जाग चुकी थी। उन्होंने कहा, नहीं, उसे अंदर आने दो, हम भी तो देखें ये कौन है और इसका माजरा क्या है। और फिर दोस्तों, दरबार में वो नजारा दिखा जिसे आज भी इतिहास याद करता है। सब लोग अपनी सांसें रोके उस मटके वाले आदमी को देख रहे थे। वो कौन था? वो क्या चाहता था? क्या वो कोई हमलावर था या कोई बरियादी? उस आदमी ने न किसी को देखा, न किसी से कुछ कहा। वो सीधा चलता हुआ अकबर के सिंहासन के ठीक सामने आकर रुक गया। पूरे दरबार में खामोशी थी, इतनी खामोशी कि कोई अपनी दिल की धड़कन भी सुन सकता था।
अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, कौन हो तुम? और इस तरह हमारे दरबार में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपना चेहरा दिखाओ। तभी उस मटके के अंदर से एक जानी पहचानी, शरारती और बेहद विनम्र आवाज आई, आदाब, शहंशाह हिंद। वो आवाज, उस आवाज को पहचानने में अकबर को एक पल भी नहीं लगा। ये उनके दोस्त, उनके बीरबल की आवाज थी। अकबर अपनी जगह पर खड़े हो गए। उनका गुस्सा, उनकी उदासी सब एक पल में गायब हो गई। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो सुबह से गायब थी। उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, बीरबल, तुम ये क्या वेश बनाया हुआ है? हमने तुम्हें दरबार में आने से मना किया था। मटके के अंदर से फिर वही शांत आवाज आई, गुस्ताखी माफ हो जहांपना। आपने दरबार में आने से मना नहीं किया था। आपका हुक्म था कि मैं आइंदा आपको अपनी शक्ल न दिखाऊं। बीरबल ने एक पल का विराम लिया और फिर अपनी बात पूरी की। मैं तो बस आपके हुक्म की तामील कर रहा हूं। हुजूर, मेरा शरीर आपके दरबार में हाजिर है, आपकी खिदमत के लिए। लेकिन मेरी शक्ल, जैसा कि आपने हुक्म दिया था, इस मटके के पीछे छिपी हुई है। इस तरह आपके हुक्म की लाज भी रह गई और इस गुलाम को आपकी खिदमत का मौका भी मिल गया। ये सुनते ही पूरे दरबार में जो सन्नाटा था, वो पहले दबी हुई हंसी में और फिर जोरदार ठहाकों में बदल गया। जो दरबारी कल तक बीरबल के जाने का जश्न मना रहे थे, आज वे शर्म से पानी पानी हो गए। उनका सिर झुक गया था। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल की बुद्धि को हराना नामुमकिन है। और शहंशाह अकबर, वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर उस मटके वाले बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, उतारो इस मटके को बीरबल, उतारो इसे। मान गए तुम्हारी हाजिर जवाबी को। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सल्तनत को तुम्हारी जरूरत क्यों है। बीरबल ने मटका उतारा। उनका वही चिरपरिचित मुस्कुराता हुआ चेहरा अकबर के सामने था। अकबर ने बीरबल का हाथ पकड़कर कहा, हमसे भूल हुई दोस्त। गुस्सा अक्ल का दुश्मन होता है और कल हम इस दुश्मन के हाथों हार गए थे। हमें माफ कर दो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। जहांपना, आप बादशाह हैं और मैं आपका सेवक। आपका गुस्सा भी मेरे लिए इनाम जैसा है। लेकिन हां, अगर आप इजाजत दें तो उस सिंचाई वाली योजना पर मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। एक पल में ही दरबार का माहौल बदल गया। जहां उदासी और तनाव था, वहां अब हंसी, खुशी और काम करने का जोश था। बीरबल ने मिनटों में उस उलझी हुई योजना का ऐसा सरल और कारगर हल पेश किया कि सब वाह वाह कर उठे। तो दोस्तों, ये थी कहानी शब्दों की ताकत की, बुद्धि की विजय की और एक अटूट दोस्ती की। बीरबल ने न सिर्फ शहंशाह के हुक्म का मान रखा, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसका हल ठंडे दिमाग और सही समझ से न निकाला जा सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा तलत होते हैं और सच्ची दोस्ती हर नाराजगी से ऊपर होती है। कहानी 5। बात उन दिनों की है जब सर्दियों की गुनगुनी धूप दिल्ली के मौसम को खुशगवार बना रही थी। शहंशाह अकबर के शाही बावर्ची खाने में आज कुछ चास बन रहा था। एक ऐसी सब्जी जिसे कुछ लोग पसंद करते थे तो कुछ उसका नाम सुनकर ही मुंह बना लेते थे। जी हां, बात हो रही है बैंगन की। शाही बावर्ची ने आज अपनी पूरी कला का प्रदर्शन करते हुए शाही बैंगन का भरता तैयार किया था। जैसे ही सोने की तश्तरी में सजा हुआ ये पकवान शहंशाह अकबर के सामने पेश किया गया, उसकी महक से पूरा दरबार सुगंधित हो उठा। अकबर ने चम्मच से थोड़ा सा भरता चखा। चखते ही उनकी आंखें आश्चर्य और प्रसन्नता से चमक उठीं। उन्होंने एक और चम्मच लिया और फिर आंखें बंद करके उसके स्वाद का आनंद लेने लगे। अकबर ने खुशी से झूमते हुए कहा, वाह, सुभान अल्लाह, क्या लज्जत है। आज तो बावर्ची ने कमाल ही कर दिया। ये सब्जी,
ये बैंगन, ये तो सब्जियों का राजा है, इसके जैसा कोई नहीं। अकबर की ये तारीफ सुनकर सभी दरबारी चौंकने हो गए। शहंशाह का मूड आज बहुत अच्छा था और कोई भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। एक चापलूस दरबारी ने खड़े होकर और झुकते हुए कहा, जहांपनाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बैंगन तो गुणों की खान है। देखिए तो इसका रंग कितना शाही और बैंगनी है, जैसे सल्तनत की मोहर का रंग हो। इसका ताज भी इसे दूसरी सब्जियों से अलग बनाता है। दूसरे दरबारी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और हुजूर, इसका स्वाद, इसमें तो कुदरत ने हजारों नेमतें भर दी है। ये दिल को ताकत देता है और दिमाग को रोशन करता है। हकीम लुकमान भी इसके गुणों का बखान करते थे। अब तो दरबार में बैंगन की तारीफों का एक तूफान सा आ गया। हर कोई अकबर को खुश करने के लिए बैंगन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताने लगा। अकबर ये सब सुनकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी नजरें अब अपने सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार बीरबल को ढूंढ रही थी। बीरबल एक कोने में शांत बैठे धीरे धीरे भोजन कर रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी बात पसंद नहीं आई? इस लाजवाब सब्जी के बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है? पूरे दरबार की नजरें अब बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए खड़े होकर कहा, आलम पनाह, आपके दरबारी तो सिर्फ इसकी बाहरी खूबसूरती और स्वाद की बात कर रहे हैं। मैं तो इसके अंदर छिपे दिव्य गुणों को देख रहा हूं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने ने कहा, अच्छा, वो क्या है बीरबल? जरा हम भी तो सुने। बीरबल ने नाटक करते हुए और आसमान की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, इस सब्जी का नाम है बैंगन, यानी बेगुण, जिसमें कोई अवगुण हो ही नहीं। ये इतनी पवित्र सब्जी है कि इसका बैंगनी रंग सीधे आसमान से जुड़ा है। कहते हैं कि जब देवताओं ने अमृत बनाया तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिरी और उन्हीं से इस अद्भुत पौधे का जन्म हुआ। इसका ताज ये साबित करता है कि ये सब्जियों का शहंशाह है। बीरबल की इस बात पर अकबर समेत पूरा दरबार ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर बीरबल को इनाम में दे दी। अकबर ने कहा, मान गए बीरबल, तुमसे बेहतर किसी चीज की तारीफ कोई नहीं कर सकता। आज से बैंगन हमारी पसंदीदा सब्जी हुई। उस दिन के बाद से शाही बावर्ची खाने में अक्सर बैंगन के पकवान बनने लगे। कई हफ्ते गुजर गए। एक दिन शहंशाह अकबर शिकार से लौटे। वो थके हुए थे और उन्हें बहुत तेजी से भूख लगी थी। दस्तरखान पर फिर से तरह के व्यंजन सजे थे। दुर्भाग्य से उस दिन भी मेन्यू में बैंगन की एक सब्जी थी। शायद शिकार की थकान की वजह से वो सब्जी अकबर को हजम नहीं हुई। रात होते होते उनके पेट में भारीपन और बेचैनी होने लगी। अगली सुबह जब अकबर दरबार में आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था और वो बहुत चिढ़े हुए लग रहे थे। अकबर ने गुस्से में कहा, ये बैंगन, इतनी बकवास सब्जी हमने आज तक नहीं खाई। इसका न कोई अपना स्वाद है, न कोई रूप। कल रात इसे खाकर हमारी तबीयत सराब हो गई। ये तो बीमारियों की जड़ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। जो दरबारी कुछ हफ्ते पहले बैंगन के गुण गा रहे थे, अब उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे समझ गए कि हवा का रुट बदल चुका है। वही पहले चापलूस दरबारी ने तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहा, हुजूर, आपने लाख टके की बात कही। इसका नाम ही देखिए, बैगुन, यानी जिसमें कोई गुण ही न हो। इसका काला बैंगनी रंग तो साफ साफ उदासी का प्रतीक है। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और जहांपनाह, इसकी शक्ल देखिए, जैसे कोई सूजा हुआ अंडा हो। इसे खाने से पेट में गैस बनती है। इसे तो सल्तनत में बैन कर देना चाहिए। अब फिर से दरबार में बैंगन की बुराइयां शुरू हो गई। अकबर सबकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उनकी नजरें एक बार फिर बीरबल को तलाश रही थी। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, बीरबल, आज तुम फिर खामोश हो। उस दिन तो तुम इस सब्जी को अमृत की बूंद बता रहे थे।
आज इस बीमारियों की जड़ के बारे में क्या कहोगे? पूरे दरबार की सांसें थम गई। आज बीरबल का बचना मुश्किल था। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने शहंशाह अकबर को अदब से सलाम किया। बीरबल ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, आलमपना, आपने इस नाची सब्जी के बारे में जो कुछ भी कहा वो हर्फ अब हर्फ सच है। अकबर हैरान रह गए। अकबर ने कहा, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, जहांपना, इसका नाम ही इसकी कहानी कहता है, बैगुन। इसमें कोई गुण है ही नहीं। इसका मनहूस रंग देखने से ही दिन सराब हो जाता है। और इसका ताज? ये ताज नहीं, बल्कि कांटों का समूह है। इसे खाने से इंसान का हाजमा बिगड़ता है। इसे तो शाही दस्तरखान पर जगह नहीं मिलनी चाहिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपने सिंहासन से खड़े हो गए। अकबर ने चीखते हुए कहा, बस करो बीरबल, ये क्या दोगलापन है? कुछ हफ्ते पहले तुम इसी बैंगन को आसमान पर चढ़ा रहे थे और आज उसे जमीन में गाड़ रहे हो। हम किसकी बात को सच माने? तुम्हारी उस दिन की बात सच्ची थी या आज की? अकबर का गुस्सा देखकर पूरा दरबार कांप गया। बीरबल के दुश्मनों के चेहरों पर जीत की मुस्कान थी, लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो शांत खड़े रहे। जब अकबर का गुस्सा कुछ कम हुआ तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से अपना सिर झुकाया। बीरबल ने शांत और स्थिर आवाज में कहा, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो। न तो मेरी उस दिन की बात झूठी थी और न ही आज की बात झूठी है। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये क्या पहेली बुझा रहे हो? साफ साफ कहो। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया, उसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया और वो जवाब इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बीरबल ने कहा, मेरे आठा, मेरे अन्नदाता, मैं आपका नौकर हूं, इस बैंगन का नहीं। एक पल के लिए दरबार में गहरी खामोशी छा गई। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जहांपनाह, मेरा काम आपको खुश रखना है, आपकी सेवा करना है। मुझे तनख्वाह आपसे मिलती है, इस बैंगन से नहीं। बैंगन की न तो कोई अपनी तारीफ है और न कोई बुराई। उसके गुण और अवगुण तो देखने वाले की नजर में होते हैं। जब आपने उसे पसंद किया तो मेरा फर्ज था कि मैं आपकी खुशी में शामिल हूं और उसकी तारीफ करूं। और आज जब उसे खाकर आपकी तबीयत नासाज हुई तो मेरा फर्ज है कि मैं आपकी तकलीफ को समझूं और उसकी बुराई करूं। बीरबल ने अकबर की आंखों में देखते हुए कहा, शहंशाह, बैंगन में अपने कोई गुण नहीं होते। उसके गुण या अवगुण तो आपके हुक्म के मोहताज है। मैं तो आपका वफादार सेवक हूं। जहांपनाह, मुझे तो आपके हुक्म की तामील करनी है, बैंगन की नहीं। एक पल के गहरे सन्नाटे के बाद शहंशाह अकबर का चेहरा, जो गुस्से से लाल था, धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और फिर वो जोर जोर से हंसने लगे। अकबर ने हंसते हंसते कहा, वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी अक्ल को। एक मामूली सी सब्जी के जरिए तुमने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है। अकबर ने उन चापलूस दरबारियों की ओर देखकर कहा, तुमने हमें यह भी दिखा दिया कि सच्चे सलाहकार और चापलूसों में क्या फर्क होता है। तुमने हमें यह एहसास दिलाया कि एक बादशाह के पसंद या नापसंद का असर पूरी सल्तनत पर कैसे पड़ता है। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उतरे, बीरबल के पास आए और उन्हें गले से लगा लिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सिर्फ हमारे नवरत्न नहीं, बल्कि हमारी सल्तनत की सबसे बड़ी दौलत हो। इस तरह यह कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। हमें किसी भी चीज के बारे में अपनी राय दूसरों के कहने पर नहीं, बल्कि अपने अनुभव और बुद्धि के आधार पर बनानी चाहिए। और उससे भी बड़ी सीख यह है कि वफादारी का मतलब अंधा होकर हाँ में हाँ मिलाना नहीं होता। सच्ची वफादारी तो सही और गलत का आईना दिखाने में है, भले ही उसका तरीका बीरबल जैसा अनोखा और चतुराई भरा क्यों न हो। कहानी 6। ये कहानी है शहंशाह अकबर और उनके सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल की।
लेकिन ये उनकी आम कहानियों जैसी नहीं है। ये उस दिन की कहानी है जब दरबार में मौजूद हर विद्वान, हर मंत्री का सिर शर्म से झुक गया था और सल्तनत की इज्जत एक ऐसे सवाल पर दांव पर लग गई थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। सवाल था, ऐसी क्या चीज है जो धूप में पैदा होती है और छाव में मुरझा कर मर जाती है? ये बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य का सूरज अपने पूरे उफान पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का डंका चारों दिशाओं में बजता था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार और शूरवीर मौजूद थे जिन्हें अकबर के नवरत्न कहा जाता था। और इन नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरा थे बीरबल। अपनी हाजिर जवाबी और बेमिसाल बुद्धिमानी के लिए बीरबल न सिर्फ शहंशाह के प्रिय थे बल्कि पूरी सल्तनत की शान थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जहां शोहरत होती है वहां ईर्ष्या और चुनौती भी अपना रास्ता बना ही लेती है। उस दिन दरबार की कार्यवाही रोज की तरह शुरू ही हुई थी कि एक मुनादी ने आकर सूचना दी कि दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य से एक महान विद्वान आचार्य ज्ञान सागर शहंशाह अकबर से मिलने की इजाजत चाहते हैं। अकबर कला और ज्ञान के बहुत बड़े कद्रदान थे। उन्होंने तुरंत आचार्य को पूरे सम्मान के साथ दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। आचार्य ज्ञान सागर का स्वागत शाही अंदाज में किया गया। शहंशाह अकबर खुद सिंहासन से उतरकर उनसे मिले। आचार्य, आपका हमारी सल्तनत में स्वागत है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए, आपका आगरा कैसे आना हुआ? क्या हम आपकी कोई सेवा कर सकते हैं? आचार्य ज्ञान सागर ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, लेकिन उनकी आवाज में विनम्रता से ज्यादा एक चुनौती का भाव था। शहंशाहेंद, आपकी मेहमानवाजी का शुक्रिया। आचार्य बोले, मैंने आपके और आपके नवरत्नों के ज्ञान की बहुत प्रशंसा सुनी है। खासकर आपके सलाहकार बीरबल की चतुराई के किस्से तो पूरे जहान में मशहूर है। मैं बस यही परखने आया हूं कि इन किस्सों में सच्चाई कितनी है। अकबर को यह अंदाज पसंद नहीं आया, लेकिन वे एक शहंशाह थे। उन्होंने अपने भावों को चेहरे पर आने नहीं दिया और शांत स्वर में कहा, आचार्य, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हम सब हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं। आप निसंकोच अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। आचार्य ज्ञान सागर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपनी नजर पूरे दरबार पर घुमाई, जैसे हर किसी की काबिलियत को अपनी आंखों से तौल रहे हों। शहंशाह, मैं कोई शास्त्रार्थ या बहस करने नहीं आया हूं, उन्होंने कहा। मैं बस आपके विद्वानों के सामने एक छोटी सी, बहुत ही साधारण सी पहेली रखना चाहता हूं। अगर आपके दरबार में कोई भी इस पहेली को सुलझा सका तो मैं मान लूंगा कि जो कुछ मैंने सुना है वो सच है, और अगर कोई नहीं सुलझा पाया तो। आचार्य जानबूझकर रुक गए। उनका अधूरा वाक्य किसी अपमानजनक तलवार की तरह दरबार में लटक रहा था। अकबर ने एक गहरी सांस ली। आप अपनी पहेली पूछिए, आचार्य। अब आचार्य ज्ञान सागर अपनी जगह से उठे और दरबार के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। उनकी आवाज पूरे दीवान-ए-आम में गूंज उठी। मेरी पहेली ध्यान से सुनिए। ऐसी क्या चीज है जो पैदा तो चिलचिलाती धूप में होती है, लेकिन छाव का आंचल पाते ही मुरझाकर दम तोड़ देती है? पहेली सुनने में जितनी सरल लग रही थी, उसका अर्थ उतना ही गहरा था। दरबार में बैठे बड़े बड़े मौलवी, पंडित, मंत्री और सिपह सालार एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। धूप में पैदा होना और छाव में मर जाना, ये कैसा विरोधाभास था। दुनिया की हर चीज तो धूप की तपिश से मुरझाती है और छाव में राहत पाती है। ये पहेली तो प्रकृति के नियम के ही खिलाफ थी। अकबर ने अपने मुख्य सलाहकार मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा। मुल्ला दो प्याजा, जो खुद को बीरबल से कम नहीं समझते थे, तुरंत अपनी जगह से उठे। शहंशाह, ये तो बहुत आसान पहेली है, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा। इसका जवाब है बादल। बादल सूरज की गर्मी से यानी धूप से ही भाप बनकर पैदा होते हैं, और जैसे ही वे घने होकर छाव करते हैं और बरस जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आचार्य ज्ञान सागर मुस्कुराए। गलत जवाब,
मुल्ला जी, बादल छाव करते हैं, छाव में मरते नहीं, बल्कि वे तो छाव और जीवन देने वाले पानी का कारण बनते हैं। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा उतर गया। अब वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने प्रयास किया। शायद इसका उत्तर नमक है। समुद्र का पानी धूप में सूखकर नमक बनाता है और पानी की छाव पड़ते ही घुल जाता है। सोच अच्छी है राजा जी, आचार्य ने कहा, लेकिन नमक छाव में नहीं, पानी में घुलता है। छाव में तो वह जैसा का तैसा रहता है। एक एक करके दरबार के कई विद्वानों ने अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाए। किसी ने ओस की बूंद कहा तो किसी ने मृग तृष्णा, किसी ने इसे आग कहा तो किसी ने परछाई, लेकिन हर जवाब को आचार्य ज्ञान सागर बड़ी आसानी से तर्क के साथ गलत साबित कर देते। घंटों बीत गए। मुगल सल्तनत के सबसे काबिल दिमाग एक साधारण सी पहेली के सामने पस्त हो चुके थे। शहंशाह अकबर का चेहरा चिंता से गंभीर होता जा रहा था। ये अब सिर्फ एक पहेली नहीं रह गई थी, ये उनकी सल्तनत, उनके दरबार और उनके सम्मान का प्रश्न बन चुकी थी। आचार्य ज्ञान सागर की आंखों में विजय का अहंकार साफ चमक रहा था। तभी अकबर की नजर उस शख्स पर पड़ी जो अब तक खामोश बैठा सब कुछ देख रहा था। वो थे बीरबल। बीरबल, अकबर की आवाज में एक उम्मीद थी। पूरा दरबार खामोश है। क्या तुम्हारे पास भी इस पहेली का कोई जवाब नहीं है? क्या आज हम सब इस बाहरी विद्वान के सामने शर्मिंदा होंगे? पूरे दरबार की निगाहें अब बीरबल पर टिक गई। आचार्य ज्ञान सागर ने भी व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपनी जगह से धीरे से उठे। उन्होंने शहंशाह को सलाम किया और फिर आचार्य ज्ञान सागर की ओर मुखातिब हुए। आचार्य, आपकी पहेली वास्तव में बहुत गूढ़ है, बीरबल ने शांत भाव से कहा। इसने हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसका जवाब शब्दों में देना शायद उतना प्रभावशाली न हो। क्या आप मुझे कल सुबह तक का समय देंगे ताकि मैं आपकी पहेली का जवाब ज़बानी नहीं बल्कि अमल के साथ, सबूत के साथ दे सकूं? बीरबल का समय मांगना आचार्य ज्ञान सागर के अहंकार को और हवा दे गया। उन्हें लगा कि बीरबल बस अपनी हार को टालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो हंसे। जरूर, जरूर, मैं आपको कल सुबह तक का ही नहीं बल्कि कल दोपहर तक का समय देता हूं। आप आराम से सोचिए। आखिर सल्तनत मुगलिया की इज्जत का सवाल है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में एक आत्मविश्वास की चमक थी जिसे अकबर पहचानते थे। उन्होंने सिर हिलाकर इजाजत दे दी और उस दिन की सभा को बर्खास्त कर दिया गया। उस रात शहंशाह अकबर को नींद नहीं आई। वे बीरबल के कक्ष में पहुंचे। बीरबल पूरी तरह से शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बीरबल, ये तुमने क्या किया? अकबर ने चिंता से पूछा। समय मांगकर तुमने उस आचार्य को हम पर हंसने का एक और मौका दे दिया। क्या तुम वाकई इस पहेली का जवाब जानते हो? अगर नहीं तो सुबह हम क्या मुंह दिखाएंगे? बीरबल मुस्कुराए। शहंशाह, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। जवाब तो मुझे उसी वक्त पता चल गया था जब पहेली पूछी गई थी। लेकिन कुछ जवाब सिर्फ बताए नहीं जाते, दिखाए जाते हैं ताकि चुनौती देने वाले को उसकी चुनौती का असली अर्थ समझ आ सके। बीरबल के इस आत्मविश्वास भरे जवाब से अकबर को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने बीरबल पर भरोसा करने का फैसला किया और अपने महल लौट गए। अगली सुबह दरबार का नजारा देखने लायक था। खबर पूरे आगरा में फैल चुकी थी और हजारों की भीड़ किले के बाहर और भीतर जमा थी। हर कोई ये देखना चाहता था कि बीरबल कैसे मुगल सल्तनत की लाज बचाते हैं। आचार्य ज्ञान सागर समय से पहले ही आकर बैठ गए थे। उनके चेहरे पर एक ही भाव था, बीरबल और अकबर की हार का इंतजार। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर आए और कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। सबकी निगाहें बीरबल को ढूंढ रही थी, जो अभी तक दरबार में नहीं पहुंचे थे। आचार्य ज्ञान सागर ने व्यंग्य किया, लगता है आपके सबसे काबिल सलाहकार जवाब ढूंढने में इतने खो गए कि दरबार का रास्ता ही भूल गए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया।
लेकिन वे अकेले नहीं थे। उनके साथ 2 मजदूर भी थे। एक मजदूर के हाथ में फावड़ा था और दूसरे के हाथ में पानी से भरा एक बड़ा सा मटका। बीरबल को मजदूरों के साथ देखकर सब हैरान रह गए। आचार्य ज्ञान सागर की हंसी छूट गई। बीरबल, क्या तुम पहेली का जवाब इन मजदूरों से दिलवाओगे, या फिर तुमने हार मानकर महल में कोई निर्माण कार्य शुरू करवाने का फैसला कर लिया है? बीरबल ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और सीधे शहंशाह से मुखातिब हुए। जहांपनाह, मैं आचार्य की पहेली का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, लेकिन इसके लिए हमें दरबार से बाहर खुले मैदान में चिलचिलाती धूप में चलना होगा। अब तो लोगों की हैरानी का ठिकाना ही न रहा, लेकिन अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताते हुए इजाजत दे दी। शहंशाह अकबर, आचार्य ज्ञान सागर, सारे दरबारी और भीड़ का एक बड़ा हिस्सा किले के एक खुले विशाल मैदान में आ गए। मई से जून की गर्मी थी। सूरज आग उगल रहा था और जमीन तप रही थी। मैदान में पहुंचकर बीरबल उस मजदूर की ओर मुड़े जिसके हाथ में फावड़ा था। तुम इस मैदान के बीचों बीच जमीन खोदना शुरू करो, बीरबल ने आदेश दिया, और तब तक मत रुकना जब तक मैं न कहूं। वो गरीब मजदूर हुक्म पाते ही तपती जमीन पर फावड़ा चलाने लगा। गर्मी और मेहनत के कारण थोड़ी ही देर में उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। सूरज की किरणें जैसे सीधे उसके शरीर पर पड़ रही थी और उससे पानी की बूंदें पैदा कर रही थी। बीरबल आचार्य ज्ञान सागर के पास गए, जो एक शाही छतरी के नीचे खड़े थे। आचार्य, कृपया ध्यान से देखिए, बीरबल ने मजदूर की ओर इशारा करते हुए कहा। आपकी पहेली का पहला हिस्सा, ये चीज धूप में पैदा हो रही है। देखिए, सूरज की तपिश जितनी बढ़ रही है, मेहनत जितनी बढ़ रही है, ये उतनी ही ज्यादा पैदा हो रही है। सब लोग बीरबल के इशारे को देख रहे थे। मजदूर के माथे, गर्दन और पीठ से पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी और टपक रही थी। आचार्य ज्ञान सागर भी ध्यान से देख रहे थे, लेकिन अभी भी उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, जब मजदूर पूरी तरह से पसीने में नहा चुका था, बीरबल ने उसे रुकने का इशारा किया। अब तुम उस पेड़ की ठंडी छाव में जाकर बैठ जाओ, बीरबल ने दूसरे मजदूर को इशारा करते हुए कहा, और तुम इसे पंखे से हवा करो। वो थकाहारा मजदूर भागकर पास के एक घने पेड़ की छाव में बैठ गया। दूसरे मजदूर ने उसे पानी पिलाया और एक बड़े से हाथ के पंखे से हवा करना शुरू कर दिया। अब बीरबल ने फिर से आचार्य का ध्यान उस ओर खींचा। आचार्य, अब अपनी पहेली का दूसरा हिस्सा देखिए। बीरबल की आवाज में अब एक विजयी खनक थी। जो चीज अभी अभी धूप में पैदा हुई थी, अब देखिए छाव में आते ही कैसे मुरझा रही है, कैसे दम तोड़ रही है। सबने देखा कि पेड़ की ठंडी छाव और पंखे की हवा से उस मजदूर का पसीना धीरे धीरे सूखने लगा था। जो बूंदें कुछ देर पहले उसके शरीर पर चमक रही थी, वे अब गायब हो रही थी। उनका अस्तित्व मिट रहा था। एक पल की खामोशी के बाद, जैसे पूरे मैदान को एक साथ सब कुछ समझ आ गया हो। लोगों के चेहरों पर आश्चर्य और प्रशंसा के भाव एक साथ उभर आए। बीरबल अब सीधे आचार्य ज्ञान सागर की आंखों में आंखें डालकर बोले, आचार्य जी, आपकी पहेली का जवाब है पसीना, जो मेहनत की धूप में पैदा होता है और आराम की छाव में सूख कर मर जाता है। ये एक ऐसा जवाब था जिसे कोई काट नहीं सकता था। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक जीता जागता सबूत था। आचार्य ज्ञान सागर का चेहरा देखने लायक था। उनका अहंकार, उनका सारा ज्ञान बीरबल की इस व्यावहारिक बुद्धि के सामने धरा का धरा रह गया। उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल के सामने हाथ जोड़ लिए। मैं हार गया, बीरबल। मैंने किताबों में बहुत ज्ञान अर्जित किया, लेकिन मैं जीवन के सबसे सरल सत्य को ही भूल गया। आपकी बुद्धि किताबी नहीं, असली है। शहंशाह, अकबर सच में भाग्यशाली है कि उनके पास आप जैसा सलाहकार है। शहंशाह,
अकबर अपनी जगह से उठे और आगे बढ़कर बीरबल को गले से लगा लिया। शाबाश बीरबल, शाबाश। अकबर ने कहा, आज तुमने सिर्फ एक पहेली नहीं सुलझाई, बल्कि पूरी सल्तनत की लाज रख ली। और सिर्फ लाज ही नहीं रखी, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी दिया है। अकबर ने उस मजदूर को पास बुलाया और उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में दी। ये इनाम तुम्हारी मेहनत का है, अकबर ने कहा। आज तुम्हारे पसीने ने हमें सिखाया है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज मेहनत से पैदा होती है। दोस्तों, बीरबल ने उस दिन सिर्फ पहेली का जवाब नहीं दिया था, उन्होंने एक गहरा संदेश दिया था। उन्होंने बताया कि असली ज्ञान बंद कमरों और मोटी मोटी किताबों में नहीं, बल्कि आम इंसान के जीवन में, उसकी मेहनत में और प्रकृति के सरल नियमों में छिपा होता है। पसीना सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है, ये मेहनत का फल है, ये परिश्रम का प्रमाण है। ये हमें सिखाता है कि सफलता और मूल्य हमेशा कड़ी मेहनत और तपस्या की धूप में ही जन्म लेते हैं, आराम की छाव में नहीं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल सवालों के जवाब अक्सर हमारी आंखों के सामने ही होते हैं। बस हमें देखने का नजरिया बदलने की जरूरत होती है। आपको बीरबल की बुद्धिमानी की ये कहानी कैसी लगी? क्या आप उस मजदूर की जगह होते तो पसीने के इस महत्व को समझ पाते? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इतिहास की ऐसी रोचक कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। कहानी 7। उस दिन दीवान खास का माहौल कुछ बदला बदला सा था। रोज की तरह हंसी ठाके और शेरो शायरी का दौर नहीं चल रहा था। शहंशाह अकबर किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनकी नजरें सामने रखे एक खूबसूरत ईरानी कालीन के नक्शों पर टिकी थी, पर उनका मन कहीं और ही भटक रहा था। शहंशाह ने कई लड़ाइयां जीती थी, उन्होंने बड़े बड़े मसले सुलझाए थे, लेकिन आज उनके मन में एक छोटी सी पर बहुत टेढ़ी पहेली उलझी हुई थी। अचानक शहंशाह अकबर ने अपनी खामोशी तोड़ी। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। अकबर ने कहा, दरबारियों, आज हमारे जहन में एक सवाल है, एक ऐसी पहेली जिसने हमें सोने नहीं दिया। सारे दरबारी चौंकन्ने हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद सल्तनत का कोई बड़ा मसला है। अकबर ने फिर कहा, हम जानना चाहते हैं, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना काटो वो उतनी ही बढ़ती जाती है? दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। शहंशाह का सवाल जितना सरल लग रहा था, उतना ही जटिल था। काटना और बढ़ना, यह तो कुदरत के नियम के खिलाफ था। जिस चीज को काटा जाता है वो तो घटती है, छोटी होती है। बढ़ती कैसे है? एक चापलूस दरबारी, मुल्ला दो प्याजा का रिश्तेदार, हकीम चतुरसेन तुरंत खड़ा हुआ। हकीम चतुरसेन ने कहा, आली, गुस्ताखी माफ, पर यह तो बहुत आसान है। यकीनन इसका जवाब है बाल या नाखून। हम उन्हें काटते हैं और वे फिर बढ़ जाते हैं। यह सुनकर अकबर मुस्कुराए, पर उस मुस्कुराहट में संतुष्टि नहीं थी। अकबर ने कहा, हकीम जी, आपका जवाब गलत है। हमने जब बाल काटे तो कटे हुए बाल दोबारा नहीं जुड़ते, बल्कि जड़ से नए बाल उगते हैं। हम उस चीज की बात कर रहे हैं जिसे काटने पर वही चीज लंबी हो जाए, बड़ी हो जाए। अब दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक और मंत्री ने हिम्मत की। उस मंत्री ने कहा, शायद शायद कर्ज। हुजूर, उसे जितना चुकाने की कोशिश करो, सूद लगल कर उतना ही बढ़ता जाता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, हाँ, ख्याल तो अच्छा है, पर कर्ज को काटा नहीं जाता, चुकाया जाता है। हमारे सवाल का मतलब जिस्मानी तौर पर काटने से है। एक एक करके कई दरबारियों ने हाथ पैर मारे। किसी ने पेड़ की डालियां कहा तो किसी ने दुश्मनी कहा, पर कोई भी जवाब ऐसा नहीं था जिसे सुनकर शहंशाह संतुष्ट होते। अब उनकी नजरें उस एक शख्स को ढूंढ रही थी जो हर मुश्किल को आसान बना देता था।
अकबर ने कहा, बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास भी इस पहेली का कोई जवाब नहीं? बीरबल, जो अब तक शांत खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे, अदब से आगे आए और सिर झुकाया। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, आपका सवाल वाकई बहुत गहरा है। ये महज एक पहेली नहीं, बल्कि जिंदगी का एक फलसफा है। इसका जवाब एक शब्द में देना मुमकिन तो है, पर उस जवाब की आत्मा तब तक समझ नहीं आएगी जब तक उसे आंखों से न देख लिया जाए। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो तुम क्या कहना चाहते हो, बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया और कहा, जहां पनाह, मुझे 7 दिनों की मोहलत दीजिए। मैं वादा करता हूं कि 8वें दिन मैं आपको सिर्फ जवाब ही नहीं दूंगा, बल्कि उस जवाब को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। एक ने कहा, 7 दिन? एक मामूली पहेली के लिए? दूसरे ने कहा, लगता है इस बार बीरबल बुरी तरह फंस गया है। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। वो मुस्कुराए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, हमने तुम्हें 7 दिन दिए, लेकिन याद रहे, अगर तुम नाकामयाब हुए तो हमने ये हुक्म दिया है कि तुम 1 महीने तक दरबार में अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। ये एक बड़ी शर्त थी। बीरबल के लिए दरबार से दूरी मछली के लिए पानी से दूरी जैसी थी। बीरबल ने शर्त मंजूर की और दरबार से विदा ले ली। अगले ही दिन बीरबल ने दरबारी पोशाक उतारकर एक आम मुसाफिर का भेष बनाया और आगरा की गलियों से होते हुए शहर के बाहर निकल गए। हैप्पी स्माइली बीरबल जानते थे कि इस पहेली का जवाब किसी शाही किताब या किसी विद्वान के दिमाग में नहीं मिलेगा। इसका जवाब मिलेगा जमीन पर, उन लोगों के बीच जो हर रोज जिंदगी को बनाते और बिगाड़ते हैं। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। पहले दिन वो एक गांव में पहुंचे जहां एक बड़ी लकड़ी चीर रहा था। बीरबल ने देखा, वो लकड़ी के बड़े लट्ठे को काट काट कर छोटा कर रहा था। बीरबल ने मन में सोचा और कहा, नहीं, ये तो नहीं है। दूसरे दिन वो एक दर्जी के पास रुके जिसने कीमती कपड़े को काट काट कर लिबास बनाया था। कपड़ा भी काटने पर घट ही रहा था, बढ़ नहीं रहा था। तीसरे दिन वो एक मूर्तिकार के पास पहुंचे। उस मूर्तिकार ने पत्थर की बड़ी सी चट्टान को छेनी और हथौड़ी से काट काट कर एक खूबसूरत मूर्ति गढ़ी थी। यहां भी काटना मतलब घटाना ही था। बीरबल चलते रहे। वो किसानों से मिले, व्यापारियों से मिले, साधुओं से मिले। उन्होंने सबसे बातें की, उनके काम को देखा, पर उनकी पहेली का जवाब कहीं नहीं मिला। 5 दिन बीत चुके थे। बीरबल थोड़ा थक गए थे, पर निराश नहीं थे। उन्होंने मन में कहा, जवाब कहीं आसपास ही है। हैप्पी स्माइली 6ठे दिन की दोपहर बीरबल एक नदी के किनारे पहुंचे। गर्मी बहुत थी। वो एक घने बरगद के पेड़ की छाव में सुस्ताने बैठ गए। उनकी नजर सामने चल रहे एक काम पर पड़ी। वहां कुछ मजदूर फावड़े और कुदाल से जमीन खोद रहे थे। वे एक सूखी, बंजर जमीन पर काम कर रहे थे। बीरबल ने उनमें से एक बूढ़े मजदूर से पूछा और कहा, बाबा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? उस बूढ़े मजदूर ने अपना पसीना पोंछा और कहा, बेटा, हम नहर खोद रहे हैं। बादशाह ने हुक्म दिया है कि नदी का पानी इस सूखी जमीन तक पहुंचाया जाए, ताकि यहां के किसानों की फसलें पानी बिना न मरे। बीरबल बड़ी दिलचस्पी से उनके काम को देखने लगे। उन्होंने देखा कि 2 मजदूर एक लाइन में जमीन पर फावड़ा मारते, मिट्टी को काटते और उसे बाहर फेंकते। जैसे जैसे वे जमीन को काटते जा रहे थे, उनके पीछे एक गहरी लकीर बनती जा रही थी। एक गड्ढा बनता जा रहा था। वे जमीन को काट रहे थे और उनके पीछे वो गड्ढा, वो खाई लंबी होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और उसी पल बीरबल की आंखों में वह चमक आई जो किसी बड़ी खोज के बाद आती है। उन्हें अपनी पहेली का जवाब मिल गया था। कितना सरल, कितना वास्तविक। बीरबल ने मन में कहा, यह कोई जादू नहीं था, कोई करिश्मा नहीं था। ये तो मेहनत और निर्माण का सीधा साधा सच था। उन्होंने उस बूढ़े मजदूर का शुक्रिया अदा किया और तुरंत आगरा की ओर वापस चल पड़े।
हैप्पी स्माइली 8वें दिन दीवाने खास का माहौल। दरबार खचाखच भरा है। अकबर सिंहासन पर है और उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी है। दरबारी कानाफूसी कर रहे हैं। चतुरसेन ने फुसफुसाते हुए कहा, आज तो बीरबल की छुट्टी पक्की है। 7 दिन में भी एक पहेली नहीं सुलझा पाया। तभी पहरेदार ने आवाज लगाई और कहा, मंत्री बीरबल तशरीफ ला रहे हैं। बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ दरबार में प्रवेश किया। अकबर ने कहा, आओ बीरबल, आओ। 7 दिन पूरे हुए। हम तुम्हारे जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताओ, क्या है वह चीज जिसे काटो तो बढ़ती है? बीरबल मुस्कुराए। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, बल्कि उसे आपके सामने पेश करूंगा। गुस्ताखी माफ हो, पर इसके लिए आपको और सभी दरबारियों को मेरे साथ महल के पिछवाड़े चलना होगा। सब हैरान रह गए। अकबर भी चौंके, पर उनकी उत्सुकता जीत गई। अकबर ने कहा, ठीक है, चलो हम सब चलते हैं। आज हम भी तो देखें कि तुम्हारी इस पहेली का राज क्या है। अकबर और सारे दरबारी महल के पीछे उस खुले मैदान में पहुंचे। वहां कुछ मजदूर हाथ में फावड़े लिए खड़े थे। अकबर ने पूछा और कहा, बीरबल, ये सब क्या है? बीरबल ने कहा, शहंशाह, बस एक पल का सब्र। बीरबल ने मजदूरों को इशारा किया। 2 मजदूर आगे बढ़े और उन्होंने जमीन पर एक सीधी लकीर में फावड़े से मिट्टी को काटना शुरू कर दिया। वे मिट्टी काटते और उसे किनारे फेंकते जाते। सबकी नजरें जमीन पर थी। जैसे जैसे मजदूर मिट्टी काटते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनके पीछे एक खाई बनती जा रही थी। 1 गज, 2 गज, 10 गज, 20 गज। मजदूर जमीन को काट रहे थे और उनके पीछे वो खाई बढ़ती जा रही थी। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अकबर की आंखों में हैरानी और प्रशंसा के मिले जुले भाव थे। वो सब कुछ समझ चुके थे। बीरबल ने अदब से कहा, आलम पनाह, यही है आपकी पहेली का जवाब। एक खाई या एक नहर। हम इसे जितना काटते हैं, ये उतनी ही लंबी होती जाती है, उतनी ही बढ़ती जाती है। पूरे मैदान में खामोशी छा गई। जिन दरबारियों ने इस पहेली को बच्चों का खेल समझा था, आज उनके पास कहने को कुछ नहीं था। जवाब उनकी आंखों के सामने था, इतना सरल और इतना गहरा कि वे सोच भी नहीं सकते थे। अकबर जोर से हंसे। उनकी हंसी की गूंज दूर दूर तक फैल गई। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, मान गए। हम महलों में बैठकर मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढते रहे और तुम जमीन से उसका जवाब ले आए। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि असली ज्ञान महलों की दीवारों में नहीं, बल्कि दुनिया को करीब से देखने में है। शहंशाह ने अपना कीमती मोतियों का हार उतारा और बीरबल के गले में डाल दिया। अकबर ने फिर कहा, यह हार इस जवाब के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी उस सोच के लिए है जो हमेशा हमें जमीन से जोड़े रखती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस अनोखी पहेली की। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे मुश्किल सवालों के जवाब सबसे आसान और सबसे सामने होते हैं। जरूरत है तो बस अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को